नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। जब किसी की चर्चा आप सुनने लगें और आप करने लगें तो इसका मतलब कि वो आदमी या तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर उस आदमी से आपका कोई ना कोई जुड़ाव जरूर है, चाहे वो दोस्त के रूप में हो या दुश्मन के रूप में है। याद उसी को किया जा सकता है जिसे आप बहुत ज़्यादा या तो प्यार करते हैं या फिर आप उससे दुश्मनी निभाना चाहते हैं। ऐसा ही बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में राजनीतिक रूप से आप जानते हैं कि कितनी एक दूसरे से टसल होती है, और ये टसल सिर्फ यूं ही नहीं होती है, इसका परिणाम भी और रिजल्ट भी सामने आता है। कई ऐसे परिणाम आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए हैं। राजनीति के बड़े बड़े जो चेहरे नजर आए हैं वो बिहार से होकर के आए हैं। गांधी जी को भी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिहार को ही अपना मुख्य स्थान चुना। उन्हें भी पता था कि बिहार के लोगों में बड़ी उर्वरा क्षमता है और वो अपनी उर्वरक क्षमता से और अपनी श्रम शक्ति से बातों को, चीज़ों को और भी मजबूती से लोगों के लिए भरोसे का काबिल बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिहार में भी आपने देखा होगा कि आंदोलन लगातार होते रहे और आंदोलन की पृष्ठभूमि बिहार कहीं ना कहीं रही है। जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन ने जब भी सत्ता परिवर्तन की बागडोर संभाली है तो उसमें बिहार का एक अहम रोल रहा है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि इस 7 दशक से ऊपर की आज़ादी में बिहार अपने हिसाब से आज़ादी के प्रथम दिन से ही प्रतिनिधित्व करता रहा और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, देश के प्रथम नागरिक के रूप में आज़ाद भारत के बिहार ने ही अपना प्रतिनिधि दिया। अब बिहार में दो बातें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं जिसकी चर्चाएं हम लगातार आपसे कर रहे हैं। एक चर्चा कैदी नंबर 3351 की चल रही है और दूसरा कोरोना की चल रही है। आखिर ये दोनों के बीच में कोरोना और कैदी नंबर 3351 की चर्चा क्यों शुरू हुई? कौन है ये कैदी नंबर 3351 और इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा बिहार में क्यों होने लगी है? विभिन्न जेलों में, देश भर में बहुत सारे कैदी बंद हैं। कोरोना के समय बहुत सारे कैदियों को आज़ाद भी किया गया है। यह भी कहा जा रहा था कि कैदी नंबर 3351 को भी इस कोरोना संक्रमण के दौरान बाहर निकालने की बात चल रही है, पर ऐसा नहीं हुआ। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरी बिहार की राजनीति उसी पर आकर के टिक गई है। लगातार हम चर्चा भी करते रहे हैं कि एक शख्स जो कि बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सत्ता में और विपक्ष में, चाहे जिस खेमे में चर्चा हो, बिना उनकी चर्चा के इस बिहार की राजनीति को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सत्ता में बैठे लोग लगातार इस बात के लिए किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं। नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को एक नाम जदयू की तरफ से दिया गया है, कैदी नंबर 3351। जदयू के एक प्रवक्ता हैं जो लगातार लालू प्रसाद को उनके नाम से ज़्यादा उनके इस नंबर से पहचान दिलाते हैं और मीडिया में जब भी चर्चा करते हैं तो वो इसी चर्चा के साथ शुरुआत भी करते हैं। इस बात को लेकर के शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि किस तरह से आरजेडी के लोग हमलावर हो गए थे, पर आखिरकार उन लोगों ने भी अब इस पर चर्चा करना और इस पर कोई जवाब देना बंद कर दिया है। हम बिहार की चर्चा करने बैठे हैं और बिहार की चर्चा कैदी नंबर 3351 के बिना पूरी नहीं होती है। बिहार में चुनावी साल है। कोरोना के साथ साथ चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि विपक्ष के सहित जो सत्ता में बैठी हुई मुख्य बड़ी पार्टी है एनडीए की जदयू, उसके नेता भी अभी चुनाव की तैयारी में नहीं लगे हैं, लेकिन उनका रवैया अचानक से बदल गया है। वो लोग जो अप्रवासी श्रमिक लौट करके आ रहे हैं उनके प्रति वो बड़ी सॉफ्ट हो गए हैं। जो कल तक ये कहा करते थे कि उन लोगों को वापस नहीं लाना है, इससे बिहार में संक्रमण और संकट दोनों बढ़ जाएगा। संक्रमण और संकट तो निश्चित रूप से बिहार में लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 2500 पार हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में उनकी मजबूरी रही है कि लोगों को वापस लाना है, क्योंकि दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था और इस दबाव को अब वो अवसर के रूप में भुनाने में भी लग गए हैं। इसके लिए उनके जो छत्रप हैं वो अपने अपने तरफ से मोर्चाबंदी भी शुरू कर चुके हैं।
आपने भारत लाइव की खबरों में लगातार कई विश्लेषणों में ऐसा देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रही है और जदयू उस तैयारी में अब तक शामिल नहीं है। जदयू अपने हिसाब से तैयारी कर रही है और इस तैयारी में बहुत सारी बातें आपको सुनने को भी मिलेगी। सबसे पहले भारत लाइव ने यह खबर ब्रेक किया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी लोग हुआ करते थे, उसमें से जो सबसे ज्यादा करीबी थे प्रशांत किशोर, वो तो पहले ही छटक चुके हैं। उन्हें छटकाने वाले लोग भी अब नीतीश कुमार के करीबी नहीं रहे। नीतीश कुमार का ध्यान उन पर भी वक्र दृष्टि पड़ चुकी है और उनका भी पत्ता जदयू से साफ होने वाला या फिर उनके कद को बहुत छोटा करने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां इसका सबसे मुख्य कारण है। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि जब 2019 में मोदी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, वो दोनों नाम बहुत तेजी से आगे आए थे और ये हमने उस समय भी आपको बताया था। और सबसे पहले हमने भारत लाइव ने आपको यह भी बताया कि वो दो नाम नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते थे, आज वो नीतीश कुमार के कोप भाजन बने हुए हैं। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। आपने पिछले 2-3 महीनों में उनके एक भी आवाज नहीं सुने होंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे, सलहिया थे और उनके साथ बहुत क्षमता थी नीतीश कुमार की, उनको अलग करवाने वाले यही दो शख्स हैं। आपको पता होगा कि ये दोनों शख्स के नाम क्या हैं। आप निश्चित रूप से चर्चाओं में जान चुके होंगे, हमने भी चर्चा की है आपसे। अगर नहीं आप जानते हैं तो पीछे चल जाइए, हज तो नाम हम बताएंगे ही आपको। एक है आरसीपी सिंह और दूसरे हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार ने इस लोकसभा चुनाव में क्या नहीं किया। उनको एकमात्र सीट दिलाने के लिए उन्होंने एलजेपी और बीजेपी को दोनों को मजबूर किया और दोनों को अपनी शर्तों पे वो सीट लेकर के दिखाया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। और लास्ट में जब चुनाव परिणाम आ गए तो नीतीश कुमार को उसका हर्जाना भी देना पड़ा कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। और दूसरा, उनके संबंध भी कहीं ना कहीं जो बहुत ही प्रगाढ़ हो गए थे इस बीच में, वो संबंध अलग हो गए। देखने से आपको नहीं लगता होगा, पर वास्तविकता यही है। जेपी नड्डा के साथ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के संबंध बेहतर है, पर आपने इस बेहतर संबंध को कभी देखा नहीं होगा। दूसरा, जिस तरह से संजय जायसवाल बातें कर रहे हैं, उससे भी आपको लग गया होगा कि इस कैदी नंबर 3351 की चर्चा कितनी प्रासंगिक हो गई है। आपने देखा होगा तब जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी से अलग थे नीतीश कुमार, तो उसके लिए दो लोग मोर्चाबंदी कर रहे थे। एक थे संजय सिंह और दूसरे थे नीरज कुमार। ये दोनों जिस तरह से सुशील मोदी को टारगेट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को टारगेट इन्होंने तब शुरू कर दिया करना जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हुए थे। और तब से ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। अब कैदी नंबर 3351 इस बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड करने लगे हैं और तब और चर्चाएं जोर पकड़ ली है जब फिर से सोनिया गांधी ने पूरी कमान विपक्ष की संभाल ली है और विपक्षी एकजुटता के लिए वो पूरी तरह से अब प्रयास करने लगे हैं। पहले दौर की बैठक से काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आए और ये रिजल्ट आपके सामने है। इसको लेकर के किस तरह से आखिर सत्ता पर बैठे लोगों को दहशत होने लगी है और विपक्ष जो कि बिखरा बिखरा नजर आ रहा था, अब एकजुटता की बात करने लगा है और सभी ने एकजुटता की बात भी की है। इन सबके बीच जो स्थितियां हैं वो देख करके लग रहा है कि कैदी नंबर 3351 एक बार फिर से बिहार की राजनीति में ट्रेंड करने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इसके कुछ अलग परिणाम भी देखने को मिले, पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त ढंग से हमला कर रही है और हमला करने वालों में जो आरसीपी सिंह और खास करके ललन सिंह के गुट के लोग हैं। आपने देखा होगा नीरज कुमार ने किस तरह से ललन सिंह के चुनाव में बहुत ज्यादा नजदीकी रखने वाले अनंत सिंह को आउट कर दिया था। अनंत सिंह अपनी पत्नी को मुंगेर से चुनाव लड़वाए थे और उनके विरोध में ललन सिंह थे और उस समय नीरज कुमार के साथ अनंत सिंह के संबंध क्या थे। नीतीश कुमार को सीने पे पत्थर रख के अनंत सिंह से अपने आप को अलग करना पड़ा था। आज भी वो झमेला चल ही रहा है। आज भी अनंत सिंह कहीं ना कहीं अवसरवादी बताते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार भी अपने कई लोगों को इन सब स्थितियों में खो चुके हैं। इसका दंश नीतीश कुमार को भी धीरे धीरे जरूर होता होगा। अब इन सब के बीच जिस तरह से सुशील मोदी एक बार फिर से लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए बता रहे हैं कि लोहिया और जेपी के अनुयायी कहने वाले जिस तरह से बिहार के लोगों को ठगे, समाजवाद को ठगे,
उसका एक जीता जागता सबूत है कि जो लोहिया कांग्रेस मुक्त शासन की बात करते थे, उस लोहिया के नाम का सहारा लेकर के, जेपी के नाम का सहारा लेकर के उसी कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं और हमें उलाहना दे रहे हैं। हम समाज के साथ हैं, सबके साथ हैं, सबका विकास चाहते हैं। आंकड़ा भी उन्होंने दिया है। आंकड़ों के हिसाब से सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से बिहार की सरकार लोगों को लाने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने यह भी बात कही है, लगातार हमला करने वाले सुशील मोदी, जो कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला करते हैं और मौका मिलने पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं। यह एक अलग तरह का सवाल और जवाब चल रहा है। 2015 से जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज तक निरंतर जारी है। सुशील मोदी सीधे सीधे तौर पे हमला करते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर, और लालू प्रसाद कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं सुशील मोदी को अटैक करने का। इस अटैक में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा क्रिस्प बना देते हैं नीरज कुमार बीच बीच में अपनी बातें रख करके। इन सब के स्थिति के बाद जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से सुशील मोदी के इन सब बातों पर आरजेडी भी कहीं ना कहीं हमलावर है। आरजेडी ने सीधे तौर पे कहा है कि आप जरा हमें ये बताइए कि जिस तरह से 2005 में हमने सत्ता का परित्याग किया था, उसके बाद से आपने बिहार में क्या प्रगति किया, इसका कोई आंकड़ा हो तो आप दीजिए, झूठ मूठ का प्रोपोगंडा मत कीजिए। अब स्थिति यह है कि जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़ों में कहना यह है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को 800 ट्रेनों से अप्रवासी बिहारियों को लाने की बात कह रहे हैं सुशील मोदी। उन्होंने यह भी बात कही है कि एनडीए को बिहार की चिंता है, और इस चिंता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2.38 लाख 2.38 मतलब 2,38,000 लोगों तक, महिलाओं तक, उनके जनधन खाते में 3 माह तक 11 करोड़ रुपए प्रति खाता 500 के हिसाब से हमने दिया है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग जो आए हैं उनको हम बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 2020 से लेकर के 2005 तक के बीच के 15 साल के शासन को आरजेडी का कहना है कि हम जब छोड़ करके गए थे 2005 में, जब हमने सत्ता का परित्याग किया था, आपको हस्तांतरित किया था, तब बिहार की स्थिति क्या थी, आज क्या है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाएं यथास्थिति कायम है, किसी भी व्यवस्था में कुछ नहीं हुआ है। एक आंकड़ा को बताते हुए कांग्रेस और आरजेडी दोनों का साझा कहना है कि 1 लाख पर मात्र 4 डॉक्टर हैं, जो 2005 में भी थे और 2015 में भी हैं। ये तो स्थिति आपकी है। जब जब चमकी बुखार होता है, जब जब बिहार बाढ़ और सुखाड़ से त्रस्त हो जाता है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। आप खुद को बचाते हैं और लोगों को डूबने और मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपने तो ये भी कह दिया था कि किसी को भी नहीं लाएंगे, और आपने अकेले नहीं, संयुक्त रूप से आप दोनों ने कहा था, सुशील मोदी ने भी और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम किसी को नहीं लाएंगे। पर वही सुशील मोदी उत्तर प्रदेश के मामले में उनका बयान बदल जाता है और उनकी सोच भी बदल जाती है और उनका तरीका, नीति, नियत सब कुछ बदल जाता है। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, बिहारियों को क्यों ठगना चाहते हैं आप? अब इन सब के बीच लगातार जिस तरह से बातें और चर्चाएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीति अब तक स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करेंगे। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू किया है, जो अप्रवासी बिहारी लौट करके आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में हैं, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। तीसरे दिन भी लगातार उनका संवाद जारी रहा, और इस संवाद में वो लोगों से उनके हुनर के बारे में पूछ रहे हैं, स्किल के बारे में पूछ रहे हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से सबसे पहले बताया था कि नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया है कि जो लोग लौट कर रहे हैं उनके पास जो भी स्किल है, उस स्किल के हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाए। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी हमलावर है। इस बात को लेकर के सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं, अब तो विपक्ष की सभी पार्टियां इस पर हमला कर रही हैं। वीआईपी के राजीव मिश्रा ने, जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि आखिर क्यों आप बरगला रहे हैं। अगर बात करें तो इन सब मुद्दों पर आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और युवा अर्थशास्त्री
माधव आनंद ने भी अपनी बात रखी है और सरकार को पूरी तरह से बरगलाने का और झूठ फरेब गढ़ने का हवाला दिया है कि आखिर झूठ फरेब क्यों गढ़ रहे हैं। 15 साल में जो आप नहीं कर पाए, वो 2 महीने चुनाव के बचे हुए हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा? कितने लोगों को रोजगार दीजिएगा? कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर मदन मोहन झा ने कह दिया है कि अगर मनरेगा स्मारक था तो आज वही मनरेगा आपका प्रतिष्ठा बचा रहा है और उसी मनरेगा के तहत आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस की यही सोच है और कांग्रेस देश के लिए सोचती है, देश की जनता के लिए सोचती है, देश की आवाम के सोचती है और देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए कांग्रेस सोचती है। कांग्रेस अगर है तो ये देश है। हम देश के लिए काम करते हैं, हमें सत्ता के लिए नहीं, हमें इस देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। राहुल गांधी की बात करते हैं, सोनिया गांधी की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि राहुल गांधी हैं जो अपने घर से निकल करके सड़क पे जाते हैं और सड़क पे जाकर के मजदूरों का हाल चाल पूछते हैं। कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है, जबकि लोगों के पैसे पर ऐश करने वाले लोग अपने घरों में लॉक होकर के लोगों को भी लॉकडाउन करने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं और खुद दूसरे के पैसे पर अपने जीवन के हर ऐशो आराम कर रहे हैं। आम जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे से किए गए ऐश कभी भी फलने वाले नहीं हैं जब आप आम जनता के लिए काम नहीं करते हैं। इन सब स्थितियों को लेकर के लगातार कैदी नंबर 3351 की चर्चा हो रही है और ये कैदी नंबर 3351 की चर्चा जब जब शुरू होती है तब आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक जीवंत चेहरा के रूप में आ गए हैं। हालांकि उलाहना तो कई है, लगातार उलाहना दिया जा रहा है कि जिस कांग्रेस के साथ आप हैं उस कांग्रेस के विरुद्ध आपने अपनी राजनीति शुरू की थी, आज उसी के साथ हैं। जब जब बात होती है तब लालू प्रसाद को घेरने का प्रयास होता है, पर वो छटक के निकल जा रहे हैं क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है। चूंकि उन्हें चुनावी रूप से सक्रिय राजनीति में वो अक्षम है, जेल में बंद हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द निकट भविष्य में लालू प्रसाद जेल से बाहर हों और कैदी नंबर 3351 का टैग जो है वो उनके नाम के आगे न लगे। नीरज कुमार के लिए एक बड़ी त्रासदी हो जाएगी कि वो कैदी नंबर 3351 किसे कहेंगे। उनके बेल का प्रयास किया जा रहा है और हो सकता है कि उनका ये नंबर भी बदल जाए। आने वाला चुनाव बहुत कुछ लेकर के आएगा। कैदी नंबर 3351 यदि जेल से बाहर आ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्यता खत्म हो जाएगा और इस चर्चा को किसी और रूप में आप देखने और सुनने के लिए मजबूर हो जाइएगा। बिहार और बिहार की जनता, खास करके जो अप्रवासी श्रमिक लौट करके बिहार आए हैं, उनके मन मिजाज पर बिहार की पूरी राजनीति असर करती है। क्या वो नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा टैगलाइन दिए हुए 3351 को उचित मानते हैं या फिर उनके वोट में वो 3351 कहने वाले लोगों के खिलाफ वोट जाएगा? ये फैसला आपको करना है। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो हमारे लिए एक निर्देश और आदेश की तरह होता है। हम आपकी हर बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं और तब जा कर के हम दोबारा जब भी आते हैं किसी एपिसोड को लेकर के, कोई विश्लेषण लेकर के, तो आपकी बातें उसमें शामिल और समाहित जरूर होती हैं। हमारा प्रयास होगा कि अगले मंथ से हम जब भी आएँ तो आप जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अच्छे कमेंट और उनके द्वारा दिए गए विचार हम साझा करें। उनके नाम के साथ हम प्रयास करेंगे कि उनकी बातों को भी हम जनता के बीच में रखें। इसलिए आप अपने विचार हमें ज़रूर दें और उन विचारों के साथ साथ आप हमें सुझाव भी दें कि हमें और क्या करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों ने शिक्षकों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। शिक्षकों को लेकर के हमारा भी नज़रिया है। हम कोरोना से अभी लड़ाई में लड़ रहे हैं, दूसरा चुनावी वर्ष चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में शिक्षकों की समस्या को लेकर के हम एपिसोड करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको पूरा विस्तृत ब्यौरा हम आपको देने वाले हैं कि आखिर बिहार सरकार और शिक्षकों के बीच में जो चल रहा है वो कैसे शांत होगा। ये मामला कोई एक दिन का नहीं है। सरकार शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझती है, ये बात हम भी महसूस करते हैं। और शिक्षक जिन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, जो युग निर्माता हैं, उन पर विशेष निगाह होनी चाहिए। यही कारण है कि हमारा बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है और शिक्षा के पायदान पे हम सबसे नीचे हैं। जो कभी हमारा बिहार
शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता था। यहाँ एक से एक विश्वविद्यालय थे, दुनिया भर से लोग आते थे। उसका भी आंकड़ा हमने बताया था कि किस तरह से भारत से पैसा शिक्षा के नाम पर अलग अलग देशों में जा रहा है, और भारत आने वाले लोगों के संख्या, और ऐसे ऐसे देश हैं जो बहुत ही गरीब देश कहे जाते हैं, उन देशों से गिने चुने लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ये भी एक बड़ी त्रासदी है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड रातों रात आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और कैदी नंबर 3351 के विषय में यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो आप जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।